नमस्कार दर्शकों, आशा करते हैं कि आप सब कोई बढ़िया हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है कैमरे से रूबरू हो रहा हूँ। तो लद्दाख से वापस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग काम था, तो मैं उन सब पेंडिंग कामों को निपटाने में लग गया और फिर धड़ाधड़ मैंने वीडियो एडिट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, जो कि होपफुली आप लोग देख लिए होंगे और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर सोचा कि इस ट्रिप का जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंसेस, एक्सपेंसेस और कुछ रिकमेंडेशंस और कुछ सजेशंस देना चाहूँगा। हालांकि मैं उतना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ हिचहाइकिंग में, ये मेरा पहला हिचहाइकिंग था। तो वो क्या है ना, ज़िंदगी हर वक्त आपका इम्तहान लेती रहती है। तो इस इम्तहान को पार करते हुए मैंने कुछ चीज़ें जो है मैंने सीखी, तो वो भी मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है देवराज और आप देख रहे हो देसी ट्रैवलर। तो पहले तो इस ट्रिप में और इस सीरीज़ में आप लोगों का प्यार देने के लिए मैं आपका भाई देसी ट्रैवलर आपका सदा आभारी रहूँगा। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सीरीज़ नहीं देखे हो मेरा, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक मर्तबा आप ज़रूर इस सीरीज़ को देखें, अपना टाइम निकाल के। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप रॉ ट्रैवलर हो तो आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा। हालांकि एडिटिंग मैं अभी भी सीख रहा हूँ, पर उसमें जो स्टोरी है, जो कंटेंट है, वो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए कहना चाहूँगा कि 5 जुलाई 2021 को, मतलब इसी साल जुलाई 5 को मैंने अपना ट्रिप जो है शुरू किया था कलकत्ते से, और 7 जुलाई को मैं चंडीगढ़ पहुँचा। चंडीगढ़ से मेरी हिचहाइकिंग शुरू हुई। तो चंडीगढ़ से एक जनाब ने मुझे, मैं छोटा सा जस्ट एक जिस्ट बता देता हूँ ताकि आपको जो पूरा ट्रैवल है शॉर्ट में एक फ्रेश हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से सीरीज़ चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। तो चंडीगढ़ से एक भाई ने मुझे मंडी तक छोड़ दिया था। मंडी में मैंने एक गुरुद्वारे में रहा था। फिर मंडी से मैं हिचहाइक करते हुए कुल्लू होते हुए मनाली गया और उसके बाद अटल टनल क्रॉस करके मैं शिशु में रहा। तो शिशु में मैंने कैंप साइड में कैंप किया। फिर शिशु से मुझे डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई लेह के लिए। तो फिर लेह में जाके फिर मैंने वहाँ पे एक जगह पे कैंपिंग की। मैं उस पर डिटेल में आता हूँ, कहाँ क्या रहा था मैं, कहाँ रिकमेंडेड है, वो सब मैं बाद में बताता हूँ। तो लेह में पहुँचने के बाद लेह में मेरा स्टे था, करीब 3-4 दिन तक मैं वहाँ पे स्टे किया। लेह का साइट सीन वगैरह किया। फिर वहाँ से मैं चला गया आपका नुब्रा वैली और पैंगोंग। तो पैंगोंग घूमने के बाद आकर फिर से मैंने लेह में स्टे किया। फिर लेह से कश्मीर श्रीनगर की तरफ बढ़ गया। तो कश्मीर श्रीनगर की तरफ बढ़ते हुए मैं फिर नेक्स्ट हॉल्ट जो है, मैं सोनमार्ग और श्रीनगर के बीच में एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, मतलब अभी हाल ही में वो टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है। जगह का नाम है मामेर और मैं वहाँ पे था कश्मीर टूरिस्ट कैंप में। तो वहाँ से फिर निकल के मैं डायरेक्टली जम्मू क्रॉस करके डायरेक्टली पठानकोट आ गया। तो मेरा स्टेज उस हिसाब से कम था। हालांकि मेरा ट्रिप जो है वो 20-22 दिनों का था, पर स्टे अगर आप देखेंगे तो मतलब 3-4 जगह ही मेरा स्टे था। हाँ, एक एक जगह पे आप 3-4 दिन रह रहे हो वो ठीक है, पर लोकेशन चेंज वाइज अगर देखा जाए तो स्टे उस वक्त, मतलब वैसे देखा जाए तो स्टे मेरा बहुत ही कम था। तो ये है कुछ मेरा रूट प्लानिंग। मतलब मैं वहाँ से जम्मू होते हुए ये पठानकोट होते हुए मैंने अमृतसर में स्टे किया। तो अमृतसर से मैंने घर आने की कोशिश की। मैंने ट्रेन का, असल में मैं सोच ही लिया था कि या फिर पठानकोट या फिर अमृतसर तक मेरी जर्नी जो है मैं यहीं तक एंड करूँगा। फिर देखा कि मैं वहाँ से ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो हिचहाइक करते हुए मैं वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ से जो कुछ मिलेगा अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेंगे। तो वैसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर अगले दिन मैंने अमृतसर से भी हिचहाइक शुरू कर दी। फिर मैं आगरा तक आया, जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देखें। मैं सोचा था कि 3 दिनों तक अगर मैं हिचहाइक किया तो मैं होपफुली वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाऊंगा, पर वैसा हुआ नहीं। वो बहुत ही टफ जॉब था और मतलब प्लेन्स में हिचहाइक करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए लगा। अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस की ओर आते हैं। चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर तक मुझे हिचहाइकिंग में ख़ास कोई दिक्कत आई नहीं है। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आप रास्ते में उतर के किसी को भी हाथ दिखाएंगे हर एक रैंडम बंदा रुक जाएगा, वैसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको वेट भी करना चाहिए। हालांकि मेरे को बहुत ऐसा भी हुआ, मैं घंटों खड़ा रहा, ऐसा भी गया है, पर वो सब मैं वीडियो में आपको अलग से नहीं दिखाया हूँ। अगर वो सब दिखाता तो वीडियो और भी लंबा होता और उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो मैंने अपने थोड़े बहुत स्ट्रगल्स भी दिखाए हैं, थोड़ा हैप्पी मोमेंट भी दिखाया है, ज़्यादातर हैप्पी मोमेंट्स एक्चुअली। तो ऐसा कुछ है। और हाँ, तो मैं पॉइंट से हट रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस के तौर पे अगर पूछा जाए तो जैसे ही मैं चंडीगढ़ या फिर पंजाब बोलो या फिर हिमाचल बोलो, इन सब जगहों में आपको लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत पॉजिटिव मिलेगा और बहुत सपोर्टिव मिलेगा। और ये सब अलग अलग वर्ड्स मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना, मतलब ताकि आपको समझ में आए कि उनके बात करने में या फिर उनसे आप अगर इंटरेक्ट करेंगे तो आप ये चीज़ें आप फील करेंगे।
तो ऐसा है कि चंडीगढ़ से मंडी या फिर उसके बाद मनाली, उसके बाद ऊपर, तो मैं हर समय ये वीडियो में भी ज़िक्र किया हूँ कि मतलब पंजाब में या फिर हिमाचल या फिर पहाड़ के कोई भी जगह में आपको कुछ भी लिफ्ट की या फिर रहने की दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने सुना होगा। तो ये है, ये सच में है। मतलब वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल मिलेंगे आपको। पहाड़ के लोग, जैसे आप लोग में से कई लोग एक ना एक बार पहाड़ में गई हैं, तो उनका नेचर या फिर उनका कुछ भी आपको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वो लोग कैसे होते हैं। और वहाँ पे स्टे, फूड, पंजाब में तो आपको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पंजाब में अगर आपने किसी के घर पे जाकर बोल दिया कि मुझे भूख लगा है, आपको वो खिला के रहने भी दे देंगे। ऐसा मैंने नहीं किया, पर उनके नेचर से ये लगता है। काफ़ी हेल्पफुल है। और पंजाब तो ऐसा स्टेट है, जैसे कि आपको पता ही है कि खाने वाने का कोई चिंता नहीं है वहाँ पे। हर जगह लंगर चलता है, आप कहीं पे भी चले जाइए, आराम से खाइए, वहाँ पे रेस्ट लीजिए, रहिए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको। तो पहाड़ों में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहेगा। पहाड़ों के लिए ख़ास कहने का कुछ है नहीं। जब आप अगर आप मान लो चंडीगढ़ जैसी जगह से शुरू करते हो, तो चंडीगढ़ थोड़ा, अगर वो सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सीज़न के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसको एक्सपीरियंस किया हूँ या फिर उसको मतलब सहन किया हूँ। तो लोअर एरिया में थोड़ा दिक्कत होता है कि मतलब टेम्परेचर, आपको गर्मी, धूप, वो आपका बैग वैग लेके खड़ा रहना, फिर गाड़ियों के लिए इंतज़ार करना, फिर कैसी गाड़ी मिलेगी, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब आप थोड़ा मतलब ठंडे जगह पे चले जाते हो, पहाड़ों पे चले जाते हो ना, तो उस समय ये जो मतलब शारीरिक जो थकान है, ये उतना फ़ील नहीं होता आपको। मतलब थकान तो एक ही होता है, पर वो गर्मी के लिए और ज़्यादा आपको मतलब थका देता है, पसीना होने लगता है, फिर आपको इरिटेशन होने लगता है, फिर उस समय आपका जो धैर्य है वो जवाब देने लगता है। तो धीरे-धीरे ऐसे करके करके आप मतलब आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होने लगता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और कभी भी पहाड़ी लोग अगर आपको कुछ कहे, अगर आप समझ में नहीं आए, तो कभी भी रास्ते में, अगर आप जब सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो कभी भी आप किसी से ख़राब बर्ताव मत कीजिए। अगर आप 100 लोगों में से 1 लोग अगर आपको ख़राब मिले, तो आपको वो सहन करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आपका माँ-बाप लेके कुछ गाली दे रहा है और आप सहन कर रहे हो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मतलब अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसे समझाइए, उसे बोलने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह है, मतलब बोलने का मतलब है कि मतलब ख़राब अपना इंप्रेशन ख़राब मत करो उनके सामने। क्योंकि जब आप एक से एक बात कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आप खाली वो आपको दिख रहा है, आप उनको दिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपके चारों ओर और भी लोग रहते हैं, तो वो लोग फिर आ जाते हैं जज करने के लिए। तो इसीलिए आप अपना इमेज कभी ख़राब मत करो एज़ अ ट्रैवलर। और जहाँ पे आपको पूरा ट्रिप करना है अकेला या फिर आप सोलो हो, तो उस समय तो कतई नहीं, ऐसा कभी मत करना। सेकंड ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि जब आप किसी से लिफ्ट लेते हो, तो जब देखो, जब कोई भी गाड़ी वाला आप अपने आप को एज अ गाड़ी वाला समझ लो, और कोई बंदा आपको आपसे लिफ्ट मांग रहा है, तो पहला दिमाग में जो स्ट्राइक करता है कि बंदा कैसा है, बंदा क्यों लिफ्ट मांग रहा है। बंदा घूमने निकला, इसके पास ज़रूर पैसा होगा। तो गाड़ी वाला को ये फ़ील कराओ कि आप एक फ्रेंडली हो। आप एज़ अ ट्रैवलर आप अपने ट्रैवल को पहले समझाओ, गाड़ी के बाहर रहते हुए ही। अगर वैसा, मतलब ये डिपेंड करता है आप कैसे हो। अगर मान लो गाड़ी वाला, बहुत ऐसे गाड़ी वाले मिलते हैं जैसे मतलब बहुत फ्रेंडली है, तो उनसे आप पहले घुल-मिल जाओ। उनके बारे में बात करो। बहुत गाड़ी वाले रहते हैं कि थोड़ा मतलब दबे हुए रहते हैं, कम बात करते हैं, उनसे बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, ताकि उनके मन में क्या है वो आप जानो। और आपका क्या इंटेंशन है, आपका क्या मोटो है, आप उनको बताने की कोशिश करो। मतलब एज़ अ फ्रेंड हो जाओ आप। मतलब आपको उनको फ़ील फ्री कराना है कि भाई देखो मैं ऐसा हूँ, ऐसा आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसा है कि जब आप लेह वाले स्ट्रेच में लिफ्ट लोगे ना, तब ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वो वाला स्ट्रेच जो है वो बहुत लंबा एक खाली स्ट्रेच रहता है। तो उनके दिमाग में चलता है कि कहीं बंदा कुछ गाड़ी में कर ना दे, या फिर कुछ हो सकता है ना, मतलब समझ लो, मतलब नेगेटिव थिंकिंग जो है वो पहले आता है लोगों के दिमाग में। तो वो आपको उनके दिमाग से हटाना है। उसको पहले तो आपको एक दोस्त बनाना है। दोस्त बनाने के बाद उनसे बात करो, खाओ पियो उनके साथ। आप भी देख लेना कि वो कितने सेफ़ हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप बीच-बीच में कुछ नेगेटिव वर्ड्स थ्रो करो, तो वो नेगेटिव वर्ड्स वो कैसे लेते हैं वो आपको कैच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि आपने एक चोरी वाला एग्ज़ाम्पल दे दिया, आप अपने आप को ये बता दिए कि अरे भैया मेरे को ना एक दिन रास्ते में फ़ोन मिला था, मैंने ले लिया उसका, मैंने फिर उसको वापस नहीं दिया। सपोज़ आप ऐसे बोल रहे हो, तो उनका क्या रिएक्शन आता है, वो क्या बोलते हैं कि अरे ठीक किए हो, या फिर नहीं आपको दे देना चाहिए था,
आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए था, अब दे देते, बेकार में किसी का फ़ोन है। ऐसा उनका रिस्पॉन्स आता है कि ऐसा मतलब वो इंटरेस्ट दिखाते हैं उन पे, अरे फ़ोन ले लिए, कैसा था फ़ोन, ये मतलब कितना महंगा था, ऐसा। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को आपको थ्रो करके उनको भी, उनका भी मतलब कैसा नेचर है वो भी आपको ये करना है। क्योंकि आप जब ट्रैवल, जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे पास काफ़ी सारे महँगे सामान थे, तो मेरे को, और आपने अगर वीडियोज़ देखे होंगे तो मैं जो ड्राइवर लोगों से था उनसे बहुत घुल-मिल गया था, इवन उनके साथ रहा भी, उनके साथ खाया भी, गाड़ी में उनका बैग छोड़ दिया। तो ये जो लेवल ऑफ बिलीव है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। आपका माइंड में वो सैटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए, जो आपका 1 लाख का सामान आप उसको उसकी गाड़ी में रख के आप कहीं जा सकते हो। तो ये लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन आपको होना चाहिए। मेरे पास वो उतना सामान था, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन अगर होंगे आप, तो ही आप आराम से ये कर पाएँगे। अगर आप नहीं हो रहे हो तो उनसे बात करो, वो जगह बनाने की कोशिश करो। यही सजेशंस था। और लोगों से फ़ोटो खींचो, आप उनकी फ़ोटो खींच दो, मतलब उनको एंटरटेन करो, उनको बोर मत फ़ील कराओ। मतलब समझ रहे हो? ताकि उनको ऐसा ना लगे मैं क्या किसको लेके जा रहा हूँ, इससे अच्छा तो इसको पैसे लेता, इसको छोड़ देता कहीं पे। ये फ़ील मत कराओ। आप एज़ अ ट्रैवलर उनके पास रहते हो, आप लोकल के बारे में पूछो, आप आस-पास के बारे में पूछो उनसे। बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है आपको आस-पास के बारे में, अगर आप जब आप एक लोकल ड्राइवर्स के साथ ट्रैवल करते हो। तो ये सब जो है, मतलब आप उनसे घुले-मिले रहें। बोलने का मतलब ये है कि आप उनसे घुले-मिले रहें। तो क्या होगा ना, उनका भी मन लगा रहेगा, आपका भी मन लगा रहेगा, और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। अब आते हैं एक्सपेंस के बारे में। अगर कुछ मान लो एक्सपीरियंस और शेयर करने का होता है तो मैं बताता हूँ। अब आता हूँ एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कितना खर्चा हुआ मेरा? बहुत लोग पूछते हैं कि भाई 20-22 दिनों के लिए तुम घूमने जाते हो, कितना खर्चा हो जाता है तुम्हारा, या फिर इतना बैक टू बैक कैसे घूमने जाते हो? तो देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि देखो, मेरे ट्रिप में जो मेन फ़ोकस जो मैं करता हूँ ना, वो है एक्सपेंस। क्योंकि जो लोग साल में 1 या 2 बार घूमने जाते हैं, उनके लिए एक्सपेंस उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि साल में 1 या 2 ही बार जाना है, तो हम मतलब लग्ज़री ट्रैवल करते हैं, या फिर कुछ लोग बजट में भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है। पर उनके लिए बजट उतना मेन फैक्टर नहीं होता है। हमारे लिए क्या होता है ना, हमारे लिए बजट ही है जो मतलब मेन फैक्टर होता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब हमें साल में, देखिए इसी साल में देख लीजिए तो कम से कम 5-6 ट्रिप मैंने अब तक कर लिया है, तो अभी अपकमिंग भी बाकी है। तो तो ये कैसे होगा? ये तो इसमें तो पैसे की बहुत बड़ा एक महत्व रहता है। जितना भी हो सकता है कि आप मतलब बजट में ट्रैवल कर लो, उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आ ही जाता है। तो जब खर्चे का बात आता है तो सोचना पड़ता है कि कैसे होगा, कि नहीं होगा। तो खर्चा बहुत सोच समझ के करता हूँ मैं। और मुझे ये भी साथ में ये भी दिमाग में रखना पड़ता है कि अगले ट्रिप के लिए भी मुझे पैसा बचाना है। मैं जितना कम पैसे में ये ट्रिप करूँगा, उतना मैं फ्लेक्सिबल रहूँगा अगले ट्रिप के लिए। अगर मान लो कि इसी ट्रिप में मेरा सारा पैसा खर्चा हो जाता है, तो अगले ट्रिप के लिए मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि ये इसको कैसे करूँ। तो उसमें फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है। तो हर ट्रिप को वैसे ही प्लान करो, ताकि आप बैक टू बैक द ट्रिप कर सकते हो। तो ये वो फ़ेमस नोटबुक है जिसमें मैं हर तमाम चीज़ें जो है मैं इसमें नोट करता हूँ। आप हिमाचल ट्रिप से इसको शायद फ़ॉलो कर रहे हो, मतलब देख रहे हो। तो इसमें मेरे हर छोटे-मोटे चीज़, मतलब खर्चे के हो गए या फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मैं इसमें लिखा करता हूँ। तो जब बात हो रही है खर्चे की, देखो जब मैं घर से निकला था तो मैंने कैश 3500 रुपीज़ लेके निकला था, मतलब 3500 रुपये। तो और इधर-उधर के कुछ छुट्टे-वुट्टे मिला के कम से और 200 रुपये होंगे, तो वो छुट्टे छोड़ दीजिए। 3500 रुपये मैंने लेके निकला था। और ट्रेन का टिकट-विकट अलग, वो मैंने सब पहले से ही काट लिया था। आने का जो खर्चा है वो, मतलब जो ट्रेन का टिकट है वो मैंने बाद में लिया, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, मतलब बताएँगे इसी वीडियो में। तो पहला जो है, मतलब ट्रेन में मैंने 60 रुपीज़ का लंच लिया था। और ट्रेन में लंच खाने के बाद उसके बाद एक लंबा स्पैन जो है मैंने कोई पैसा खर्चा नहीं किया था, मतलब सिसु तक। उसके बाद जो है डायरेक्टली मैं सिसु में जाके केले खरीदे थे। आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं 30 रुपीज़ का केला लिया था। और फिर वहाँ से भी एक लंबा स्पैन जो है मैंने कोई पैसा खर्चा नहीं किया। डायरेक्टली लेह में जाके मैंने वो परमिशन कराई थी, 500 रुपीज़ लगा था। और फिर पैंगोंग में मैंने 200 रुपये का खाना खाया था। ये 200 रुपये, और फिर आगे भी है। और लेह का परमिशन जो है मेरे 500 रुपीज़ लगा था। सोवेनिर्स मैंने 500 रुपीज़ का ख़रीद लिया था, मुझे पता नहीं था। एक भैया के साथ मैं गया था, तो हो जाता है ना कि मैंने जो पसंद आया वो उठा लिया। भैया बोले देखिए सस्ते में करवा देंगे। तो वो पसंद आते तो सोवेनिर्स इतने सारे हो गए कि मतलब 500 रुपीज़ का हो गया। ये सोवेनिर्स अगर आप चाहें तो इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिप के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100 रुपये का सोवेनिर्स ले रहे हो या फिर 1000 रुपये का सोवेनिर्स ले रहे हो। तो इसको अगर आप चाहें
तो आप डिडक्ट कर सकते हो। मैं डिडक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 3,500 के अंदर का ही खर्चा है, इसीलिए। और फिर मैंने नुब्रा में जाके 350 रुपये का खाना खाया। ये 350 रुपये का आपको लग रहा होगा कि बंदा क्या 350 रुपये का खाना खाता है। देखो, मैं आप लोगों को पता होगा कि नुब्रा वैली में कोई एक कपल के साथ जा रहा था गाड़ी में, i10 था शायद उनका, या फिर कोई एक गाड़ी था, हिमाचल के वो 2 भाई थे। तो उनके साथ क्या होता ना, मतलब उनके पास छुट्टे नहीं थे, तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि आपको ही देना पड़ेगा, या फिर मैंने खाना खाया था, मैंने अपने भी दिए और उनके भी दिए। कुछ कुछ सिचुएशंस आपको ऐसे आ जाएंगे ना, पैसों से ही हैंडल कराना पड़ता है। तो उन सब बैकअप के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसे चाहिए। तो वहाँ पे अगर आपका ज़्यादा पैसा निकल जाता है तो आपको बाद में फिर दिमाग लड़ाना पड़ता है कि मतलब अब बजट थोड़ा एक्सीड हो रहा है तो मुझे थोड़ा संभलना चाहिए। तो ये सब देखो, ये छोटी मोटी, कभी कभी आपका ज़्यादा खर्चा होगा, कभी कभी आपको लोग खाने दे देंगे, तो ये एडजस्ट होता रहेगा, ये इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नुब्रा का लंच 350 रुपये। और पैंगोंग में मैंने लंच किया था 150 रुपीज़ का, और ब्रेकफास्ट किया था पैंगोंग में 40 रुपीज़ का, मतलब जाते वक्त। जो भाई के साथ जा रहा था वही, याद है आपको, हमने याक मिल टेस्ट किया था, तो वही है। फिर ले में जाके मेरा मैगी ख़त्म हो गया था, फिर ले में मैंने 60 रुपीज़ का मैगी लिया। और फिर ले में भी मैंने केला लिया था, वो था आपको 50 रुपीज़ का। तो भाई जी, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ले के बाद मैं जो मेरा मतलब खर्चे का ये है वो मैंने लिखा नहीं, मतलब मैं लिखना भूल गया। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। एक मेरे पास जो 3,500 रुपये थे, आने का टिकट छोड़ के जितने भी मैंने खर्चे किए हैं वो 350 ही है। मतलब 20-22 दिन का खाना जो है, मैं कुछ कैरी कर रहा था, तो ये सारा जो है मिला के मेरे 3,500 के अंदर हो गया था। टिकट लेने के लिए, मतलब आगरा घुसने के पहले भी मैंने थोड़ा बहुत पैसे दिए थे, ऑटो वाला को पैसे दिया था मैंने। वो छोटा हाथी में मैं जो ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे फिर मैंने 50 रुपीज़ उसको दिए। फिर हॉस्टल का, मतलब मुस्तैद हॉस्टल में मैं जो था वहाँ पे मैं था। तो 3,500 के बाद मैंने और 1,000 रुपीज़ मैंने एटीएम से उठाया, और 1,000 रुपीज़ उठाने के बाद वो 1,000 रुपीज़ से मैंने ट्रेन का टिकट लिया, और आगरा घुसने से पहले जो छोटे मोटे खर्चे थे उसमें मैं लगाया। तो 4,500 रुपये अगर आप पकड़ लो तो ट्रेन का आना जाना और ये पूरा ट्रिप 3,500 मेरे पास था, और मैंने 1,000 रुपये और निकाला। तो 3,500 से 4,500 के अंदर जो है मेरा ये ट्रिप जो है पूरा खर्चा हुआ, जिसमें से कुछ कुछ होस्ट भी मुझे हेल्प किए थे, मुझे खाना दिए थे। फिर रास्ते में मैं सत्तू खाया था, फिर मैगी था मेरे पास, मैंने ब्रेड लिया था, ब्रेड खाया था, जैम मैं कैरी कर रहा था। चाय वगैरह मैं बाहर से बहुत कम ही पिया हूँ, चाय वगैरह भी मैं खुद ही बना के पी रहा था। तो ये सब ऐसे करते करते मतलब 3,500 से 4,000 के अंदर अंदर मेरा जो है पूरा ट्रिप हो गया है। टिकट विकेट अगर आप छोड़ देते हैं, आने जाने का टिकट बिना देखे, तो 3,500 के अंदर ही मेरा ये ट्रिप पूरा हुआ है। 3,500 के अंदर अगर आप लेह लद्दाख की ट्रिप करके आते हो तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। बस यही था कुछ खर्चा, और बाकी तो एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बता ही दिए। लोग बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको, बहुत कुछ जानने का मिलेगा। लोगों की कहानी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी रास्तों में। लोगों से बात करते रहना। जब आपका नेचर कॉल आता है ना, तो नेचर कॉल के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मतलब कहना पड़ेगा। हालांकि आप सब जानते ही हो, पर फिर भी अगर आप ऐसे रॉ ट्रैवल करते हो तो आपको नेचर कॉल के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वेट टिश्यू वगैरह कैरी करना पड़ेगा, और खाना उस तरह ही आपको खाना पड़ेगा जिस तरह की आपको सुबह को दिक्कत ना हो। आप समझ रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने रात में इतना मिर्चा खा लिया कि अगले दिन आप आग छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाहर जब आप जाते हो तो खाना पीना बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ कोई है नहीं हेल्प के लिए, हालांकि हेल्प आजू बाजू के लोग जो है वो मतलब कर देते हैं, पर आपको आपके हेल्थ के बारे में अच्छा पता होगा कि आप क्या क्या आपके बॉडी को सूट करता है, वही खाओ। जैसे मैं मैदा जो है अवॉइड कर रहा था, जैसे पर मैगी, आटा वाला मैगी मुझे बाहर मिला नहीं, और मैं जाने से पहले भी जल्दीबाजी में फिर आटा वाला मैगी लिया नहीं, तो उसके लिए कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ। पहाड़ का पानी वगैरह बहुत अच्छा है, तो वो सब हज़म होकर साफ़ हो गया। पर आप अपने शरीर के बारे में भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप लंबी ट्रिप में निकलते हो तो आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा थकावट आती है, आपकी नींद नहीं होती। आप देख रहे थे कि मैं रात में सोते सोते हर दिन जब मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, जब लाइट वगैरह है नहीं है, जैसे भी जगह पे, मैं 11 बजे से पहले किसी दिन भी सोया नहीं, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे के अंदर मैं किसी किसी दिन ट्रिप शुरू कर देता था। कभी कभी 10 भी बज जाते थे। तो ये अकॉर्डिंगली ये अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, पर आपका शरीर का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। जब आप नीचे से जा रहे हो तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्लिमेटाइज़ कर लें। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, लोगों से कभी ख़राब बर्ताव ना करें, अपना इमेज ख़राब ना करें। सबसे बड़ी बात जो मैं बहुत भूल गया था, पहाड़ों पे
प्लीज़ पहाड़ों को गंदा मत करें। अपना प्लास्टिक बॉटल्स जो है उसको रिफ़िल करके पानी पिए, क्योंकि पहाड़ों पे आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि कहाँ से पानी भरना है तो वहीं से भरें, क्योंकि जितनी मर्तबा आप बोतल खरीदेंगे और पुरानी बॉटल्स को आप कहीं ना कहीं डिस्पोज करेंगे तो आप शायद उसको ठीक जगह पे फेंकें, पर उसका शायद यूज़ ना हो ठीक से। ये इसीलिए आप अपने एंड से ही कोशिश करें कि आप एक ही बॉटल्स को बार बार रीयूज़ करें जितनी बार हो सके। खाना ठीक ठाक से खाएं और खाना को वेस्ट मत कीजिए। लोगों और वहाँ के बच्चों से अच्छी तरह से पेश आए। बस यही है और क्या। बस आशा करते हैं कि आपको हमारा ट्रिप जो अच्छा लगा होगा। और अगली ट्रिप के बारे में भी कुछ बता देता हूँ कि अगली ट्रिप जो है इसी मंथ में मेरा होने वाला था, पर कुछ काम की वजह से मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल का जो अपॉइंटमेंट है वो इस महीने के बीच में आ गया है, और भी कुछ छोटे मोटे काम जो है वो आ गया है, तो इसलिए इस महीने में हम निकल नहीं पाएंगे। हमारा ट्रिप जो है वो पोस्टपोन्ड होकर अगले महीने के शुरुआत में ही होपफुली इंशाल्लाह, अगर ऊपर वाला चाहा तो ज़रूर होगा। जो अपकमिंग सीरीज़ थोड़ा अलग होने वाला है। उसमें कहाँ जा रहा हूँ ये तो मैं भी नहीं बताऊँगा, थोड़ा सस्पेंस खेलूँगा। और जा बहुत गजब सी जगह पे रहा हूँ और यहाँ का वीडियोस भी कुछ अलग तरीके से आने वाले हैं, तो थोड़ी अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली ये सीरीज़ जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हर एक के कोई ना कोई दोस्त है जिसको ट्रैवलिंग पसंद है। मैं बहुत जल्द मिलूंगा दोस्तों एक और नए सीरीज़ लेके या फिर कुछ और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। एडिटिंग सीख आप शायद उसको जुलाई को मेरी जर्नी मैंने कलकत्ते से, अरे भाई